Hello friends, my name is Neer and you are watching my channel Technical Knowledge by NK. आज हम बात करेंगे HVAC। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना। इसके अगर मैं मेन सेक्शन की बात करूँ तो इसमें कंप्रेसर, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और चिलर। सही है। चिल्ड वाटर के भी मेन जो सेक्शन है उनमें प्राइमरी पंप आता है, चिलर, सेकेंडरी पंप और एचयू। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कंप्रेसर, ये जो आप देख रहे हैं एक कंप्रेसर है। तो चलिए सबसे पहले कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें कंप्रेसर की तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो मेन चीज़ है कंप्रेसर है, जो रेफ्रिजरेट को दबाने यानी कंप्रेस करने का काम भी करता है ना। तो कंप्रेस होने के बाद जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेट कंडेंसर में चला जाता है ना। और चिल्ड वाटर सिस्टम में जो कंडेंसर इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर सेल एंड ट्यूब टाइप होते हैं। सही है। इसकी सेल में रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब में पानी भी होता है। ठीक है, मतलब कि ये है कि ट्यूब में पानी होता है, सेल में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट होता है। उसका तापमान मेरे हिसाब से टेम्परेचर की बात करूँ तो 110 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। और ट्यूब में जो पानी होता है उसका टेम्परेचर लगभग 90 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। अब मान लेते हैं अगर वाटर का टेम्परेचर कम है और रेफ्रिजरेंट का तापमान या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी, जो हीट है, गर्मी जिसको बोलते हैं हीट है, वो पानी को दे देगा। सही है। जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म होकर बाहर कूलिंग टावर की तरफ चला जाएगा। सही है। अब रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, ठंडा होने के बाद तरल में बदल जाएगा, है ना, लिक्विड में बदल जाएगा और ये कंडेंसर से निकल के एक्सपेंशन वाल्व में सीधा आ जाएगा, है ना। सही है। अब एक्सपेंशन का रेफ्रिजरेंट चिलर में आएगा इसके बाद, है ना। ये चिलर भी सेल एंड ट्यूब टाइप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसकी सेल में पानी भी होता है और इसकी ट्यूब में रेफ्रिजरेट होता है, जिसका तापमान लगभग अगर बात करूं टेम्परेचर की तो 40 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। जब पानी चिलर के सेल में आता है तो इसका तापमान 44 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अब पानी के संपर्क में आने पर चिलर की ट्यूब वाला रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, वह गर्म होकर वापस भाप जिसको बोलते हैं उसमें बदल जाता है।
हाँ, जो कि फिर से कंप्रेसर में चला जाता है और ये जो प्रक्रिया बोलेंगे हम लोग, ये कंटिन्यू चलती रहती है। सही है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करती है ना। अब बात करते हैं चिल्ड वाटर साइकिल की। ठीक है, चिल्ड वाटर साइकिल की अगर बात करेंगे, चिल्ड वाटर की बात करेंगे, जैसे कि पहले बताया था, चिल्ड वाटर साइकिल के कुछ मेन भी पार्ट हैं, जो प्राइमरी पंप, चिलर, सेकेंडरी पंप और एचयू ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, चिल्ड वाटर साइकिल केस में क्या होगा, प्राइमरी पंप है तो वो क्या करेगा, वो एचयू पे पानी को खींचेगा। प्राइमरी पंप क्या करेगा, एचयू पे पानी खींचेगा और ये पानी चिलर के सेल में आएगा। सही है। ये क्या होगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जो पानी प्राइमरी खींचेगा वो कहाँ आएगा, सेल में आएगा। सही है। अब क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, चिलर की ट्यूब में ठंडा रेफ्रिजरेट होता है ना, तो ये पानी भी ठंडा हो जाएगा जब इसके संपर्क में आएगा। तो इसके बाद ठंडे पानी को सेकेंडरी पंप क्या करेगा, डिलीवर करेगा कहाँ पे, एचयू में। सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ठीक ठीक बोलने की, है ना, क्योंकि मेरे लिए नया, सब कुछ नया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, बट मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी पंप क्या बताया मैंने, सेकेंडरी पंप क्या करेगा, पानी को लेके जाएगा एचयू तक, है ना, उसका वही काम है। अब वहाँ पे क्या होगा, एचयू में जब पानी पहुँच जाएगा तो वहाँ पे होगा क्या, एचयू की जो कॉइल होती है ना, उसे ये ठंडा पानी क्या करेगा, ठंडा कर देगा, उसकी जो फिन्स वगैरह हैं, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे ठंडा पानी पहुँचेगा, है ना। और फिर उसके बाद जब एचयू का जो ब्लोअर है वह क्या करेगा, हवा को खींचेगा। ठीक है, जब वो खींचेगा तो वो हवा जो है, इस जो पानी ठंडा वाला जो उस कॉइल में है, वो इसके हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा, इस कॉइल के संपर्क में आते ही वह ठंडा हो जाएगा, है ना। यानी अगर मैं कहूँ तो, यानी हवा का जो तापमान था, टेम्परेचर था, वो कम हो जाएगा और कॉइल का पानी हवा की गर्मी से क्या होगा, गर्मी को सोख लेगा। बाद में गर्म होके जो भी टेम्परेचर वापस आएगा, अप्रॉक्स मान के चलो तो 54 फ़ारेनहाइट, वो क्या होगा, वापस चिलर में चला जाएगा। और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। सही है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, इसमें चिल्ड वाटर साइकिल में एक और भाग होता है जिसको हम एक्सपेंशन टैंक कहते हैं, जो मैं इसमें कंसिडर करना भूल गया, लेकिन ये चिल्ड वाटर साइकिल में एक और जो होता है ना, वो एक्सपेंशन टैंक भी होता है। अब बात करते हैं, जब हम चिलर चलाते हैं तो पानी का तापमान, जो टेम्परेचर है, वो कम हो जाता है, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है। और जब चिलर को बंद करते हैं तो पानी गर्म होने से पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। अब ये जो पानी और कम और ज़्यादा होता है ना, उसको बनाए रखने के लिए एक्सपेंशन टैंक काम आता है। अगर आप अब समझ गए हों तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं एक्सपेंशन टैंक के बारे में, कि जब हम चिलर चलाते हैं तो पानी का तापमान कम हो जाता है ना, पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब हम चिलर को बंद करते हैं तो पानी गर्म होने से पानी की मात्रा बढ़ जाती है।
है ना, समझ आया होगा। अब ये जो पानी कम और ज़्यादा होता है उसको बनाए रखने के लिए, मतलब उसको पूरा करने के लिए एक्सपेंशन टैंक काम में आता है ना। अगर मान लो ये ना हो तो जब पानी बढ़ेगा तो लाइन का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे पाइपलाइन के कुछ डैमेज होने के चांसेस होंगे। सही है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में। सही है। अब बात करते हैं एयर साइकिल की। सही है। एयर साइकिल के भी अगर मैं कुछ मेन सेक्शन की बात करूँ तो एचयू, कूलिंग कॉल और ब्लोअर और रिटर्न डक्ट, अगर मैं इनकी बात करूँ तो सही है। तो जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर से क्या होता है, डक्ट के द्वारा हवा जाती है। डक्ट के लास्ट में डिफ्यूज़र लगा होता है, जो उस जगह में होता है जिसको हमने ठंडा रखना होता है ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो। फिर इसमें एक रिटर्न एयर डक्ट आ जाता है, जो कि मान लो कि रिटर्न एयर डक्ट को आप कहो तो एयर एग्जॉस्ट का भी काम करती है। सही है। अब सबसे पहले अगर मैं समझाने की बात करूँ आपको, ब्लोअर, उसमें जो ब्लोअर होता है वह वापस आने वाली हवा जो होती है ना, रिटर्न एयर, उसको खींचता है। जिसका तापमान की बात या टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो लगभग 75 से 80 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। वैसे जो हवा वापस उसमें आती है ना, उसका तापमान लगभग 70 से 75 फ़ारेनहाइट के आसपास ही होता है। लेकिन इसमें हम बाहर से कुछ ताज़ा हवा और फ्रेश एयर भी, जो हम बोलते हैं ना फ्रेश एयर, बाहर की ताज़ा हवा, उसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका तापमान, जो टेम्परेचर है 5 से 10 फ़ारेनहाइट के आसपास और ज़्यादा बढ़ जाता है। सही है। बाहर से जो ताज़ा, जो फ्रेश एयर है ना, वो हम किस लिए मिलाते हैं, हम इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारे रूम के अंदर की जो हवा है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, है ना, और इसकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए या कमी ना हो, शॉर्टेज ना हो ऑक्सीजन की। सही है। और जब एचयू का ब्लोअर अब एचयू की बात करें, एचयू का ब्लोअर जब हवा को खींचता है ना, एचयू का ब्लोअर जब हवा को खींचता है ये, तो एचयू कॉइल से, एचयू का ब्लोअर जो हवा खींचता है ना, तो ये एचयू की कॉइल जो होती है ना उसके पास होती है। और जैसे ही कि हमने पहले पीछे मैंने जैसे बताया था ना, इसमें जो कॉइल लगी हुई होती है ना, उसमें जो पानी होता है वह चिलर से आया हुआ, मतलब जो चिलर से निकला हुआ वहाँ ठंडा पानी होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 44 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जो कि हवा से ठंडा होता है ना। और यह हवा का गर्म अपने आप में ले लेता है, मतलब अपने अंदर गर्मी को ले लेता है और हवा को ठंडी कर देता है। तो इससे हवा का तापमान, जो टेम्परेचर है 54 फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाता है। सही है। और यह जो ठंडी हवा है ना, जो चिल्ड एयर, इसको क्या करता है, इसको ब्लोअर सप्लायर डक्ट जो होती है ना उसमें भेज देता है, जो सप्लाई वाली डक्ट होती है उसमें भेज देता है। सही है। जब यह डक्ट से आगे जाता है, रूम में जाता है, वहाँ पर डिफ्यूजन या फिर जो इसको बोलते हैं जाली लगी हुई होती है, वहाँ से बाहर निकलती है। तो तब इसका तापमान लगभग, अगर मैं बात करूँ तो 60 से 65 फ़ारेनहाइट के आसपास आपका पहुँच जाता है। सही है। अब ये जो
जो बाहर निकली हुई हवा है, जो बाहर निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं प्राइमरी एयर। सही है। ये रूम की एयर के साथ मिल जाती है, जब जो जो रूम में पहले से जो एयर है उसके साथ मिल जाती है। सही है। कमरे की जो हवा है, हम उसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में अगर कहें तो सेकेंडरी एयर। सही है। और जब प्राइमरी और सेकेंडरी एयर दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, तो उसका जो टेम्परेचर है फिर से अगर लगभग उसका टेम्परेचर 75 फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच जाता है। सही है। और इसके बाद ये जो एयर है रिटर्न एयर डक्ट के थ्रू वापस आ जाती है या फिर वापस ली जाती है ना। लेकिन लेकिन इसके बीच में, जैसे कि मैंने पीछे ही बताया था आपको, एग्जॉस्ट लगा होता है ना। एग्जॉस्ट लगा होता है, उसके द्वारा हम जो हवा बाहर फेंक देते हैं, ताकि हवा में जो कुछ जो प्रॉब्लम है, कुछ जिसको बोलते हैं अशुद्धियाँ, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, वो घुली मिली हुई होती है ना उसमें, वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। और थोड़ी बहुत इसमें से बाहर निकलने के बाद जब वह वापस हमारे एचयू में आ जाती हैं, है ना, और यह साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू रहती है। सही है। चलो अब क्लियर करते हैं। कंडेंसर वाटर साइकिल। सही है। कंडेंसर वाटर की साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं ना, कंडेंसर पंप, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और कूलिंग टावर। ठीक है। तो जो कंडेंसर पंप है, इस कूलिंग टावर से ठंडे पानी को नीचे, कूलिंग टावर से जो कंडेंसर पंप है पानी को खींचेगा, जिसका तापमान लगभग, टेम्परेचर की बात करूँ तो 90 फ़ारेनहाइट के आसपास होगा। ठीक है। और वह कंडेंसर की ट्यूब में से बहता हुआ आगे चला जाएगा। कंडेंसर का जो सेल है ना, इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेट है, जिसका टेम्परेचर की मैं बात करूं तो मैंने जो पहले बताया था 110 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है ना। ठीक है। अब जो पानी इसकी ट्यूब में से बाहर निकल रहा है या बह रहा है, उसका तापमान कम है, तो ऐसे में क्या होगा, रेफ्रिजरेट अपनी गर्मी पानी को देगा, है ना, और उसके कारण रेफ्रिजरेट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 100 फ़ारेनहाइट के आसपास। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही तापमान हर जगह हो, ये अलग अलग भी मेरे हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन जो डेल्टा टी है ना वो एक रहेगा। ज़्यादातर डेल्टा टी लगभग कितना 10 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। सही है। अब यह लगभग 100 फ़ारेनहाइट तापमान वाला पानी कूलिंग टावर में चला जाएगा। ठीक है ना। जो 100 वाला जो टेम्परेचर वाला जो पानी है ना, वो कूलिंग टावर में चला जाएगा, और यहाँ पर आकर नोजल्स जो होंगे कूलिंग टावर में, उसके थ्रू क्या होगा, वो गिरेगा, है ना। उसके बाद कूलिंग टावर में एक जो हम फ़ैन वैन लगाते हैं, है ना, जो कि हवा को खींचता है। यहाँ पर हवा का तापमान लगभग एयर का जो टेम्परेचर है करीब 85 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो इस हवा के संपर्क में आते ही पानी का तापमान क्या होगा, कम हो जाता है, और इवेपोरेशन होते ही वह ठंडा होकर कूलिंग टावर के नीचे जो नीचे टैंक होता है ना, उसमें क्या होगा, उसमें जमा हो जाता है, मतलब नीचे गिर के वो वहाँ पे रुक जाता है। और यह पानी जब वापस कंडेंसर में पंप के द्वारा खींचा जाता है, तो इसको कंडेंसर में भेज दिया जाता है, और यह जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है आपको थोड़ा सा समझाने की अपने तरीके से, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेट के थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।